प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हुई हूँ प्लेटो से संबंधित विश्वविद्यालय परीक्षा तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर लेकर। हमने पिछले वीडियोज़ में प्लेटो से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन किया था और मैं आशा करती हूँ कि आपने वे सारे सिद्धांत पढ़े होंगे। आज हम उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। प्लेटो, जैसा कि आपको मालूम ही है कि एक राजनीतिक दार्शनिक है। तो प्लेटो कहाँ के राजनीतिक दार्शनिक हैं? प्लेटो प्राचीन यूनानी राजनीतिक दार्शनिक हैं। प्लेटो का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो कहाँ बताएंगे हम कि प्लेटो का जन्म 428 ईस्वी पूर्व एथेंस, है ना, एथेंस कहाँ पर है? यूनान में हुआ था। प्लेटो का वास्तविक नाम क्या था? प्लेटो का वास्तविक नाम अरिस्टोक्लीस था, है ना। इनका जो नाम था वो अरिस्टोक्लीस था। प्लेटो की जो उपाधि थी उसको किसने दी थी? अरिस्टोक्लीस से प्लेटो की जो उपाधि है वो किसको ने दी? तो प्लेटो से अरिस्टोक्लीस की, जो उनको पहले अरिस्टोक्लीस कहा जाता था, लेकिन उनका नाम प्लेटो किसने रखा? सुकरात ने रखा। प्लेटो ने किस शैक्षणिक संस्था की स्थापना की थी? आपको पता है कि प्लेटो ने एक शैक्षणिक संस्था की स्थापना 386 ईस्वी पूर्व में की थी, जिसका नाम क्या था? अकादमी जिसको कहा गया, है ना। वो 386 ईस्वी पूर्व में की गई और जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव भी प्राप्त है। इसी तरह से एकेडमी में प्रवेश के लिए किस विषय का ज्ञान होना आवश्यक था? तो गणित और जो ज्यामिति है, इसका गणित का जो उन्होंने है कहा कि भाई एकेडमी के प्रवेश के लिए गणित का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। सुकरात के किस विचार का प्लेटो पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा? ऐसा कौन सा विचार था सुकरात का जिसका प्रभाव प्लेटो के ऊपर पड़ा था? क्योंकि प्लेटो के गुरु थे सुकरात। सद्गुण ही ज्ञान है, वर्चू इज नॉलेज, इस वाले विचार का प्लेटो के ऊपर बहुत ही अधिक गहरा प्रभाव पड़ा। प्लेटो के अनुसार समूचे संसार का मूल तत्व क्या है? बताइए कि प्लेटो के अनुसार समूचे संसार का मूल तत्व क्या है? तो है विचार, आइडिया, है ना। तो पूरे संसार का जो मूल तत्व है वो विचार या आइडिया है। तत्कालीन यूनान में सत्य के संबंध में दो प्रकार के विचार प्रचलित थे। तो वे दो विचार कौन से थे जो उस समय सत्य के नाम पर प्रचलित थे? एक तो ये था कि यह विश्व निरंतर परिवर्तनशील है। किसने कही ये बात? हेरेक्लेटिस ने। पहला विचार तो था कि यह विश्व निरंतर परिवर्तनशील है। किसने बताया था? हेरेक्लेटिस ने। और सत्य सदैव स्थायी और अपरिवर्तनशील होता है, ये बात किसने कही थी? पैरामेंडिस ने, है ना। अपरिवर्तनशील ही होता है, परिवर्तनशील इसमें नहीं होता, कि सत्य सदैव अस्थायी और अपरिवर्तनशील होता है। तो दो प्रकार के विचार थे। एक तो क्या है कि विश्व निरंतर परिवर्तनशील है और दूसरा सत्य हमेशा अपरिवर्तनशील होता है। ये किसने कहा था? पैरामेंडिस ने ये बात कही थी। इस पर, इन दोनों बातों पर, कि एक तो कह रहा है कि यह विश्व निरंतर परिवर्तनशील है, सत्य सदैव स्थायी और अपरिवर्तनशील होता है, तो इस पर प्लेटो ने अपने क्या विचार दिए? देखिए कि सत्य स्थायी होता है परंतु उसकी परछाई जो है सदैव परिवर्तित होती रहती है। प्लेटो के चिंतन का मूल उद्देश्य क्या था? तो प्लेटो के चिंतन का मूल उद्देश्य था एक आदर्श राज्य की स्थापना करना, निर्माण करना। प्लेटो की जो प्रसिद्ध पुस्तक है वह कौन सी थी? कई पुस्तकें लिखी हैं प्लेटो ने, लेकिन जो उसकी प्रसिद्ध पुस्तक जो न्याय पर आधारित मानी जाती है वह कौन सी है? रिपब्लिक। राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है, किसने कही ये बात? यह किसका कथन है? मैंने आपसे ये पहले भी जिक्र किया था कि कुछ परिभाषाएं दे दी जाती हैं और ये पूछा जाता है कि यह कथन किसका है। तो राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है, यह किसका कथन है? प्लेटो का कथन है। आत्मा ही व्यक्ति की पहचान है, यह किसने कहा? यह बात भी प्लेटो ने ही कही। प्लेटो ने आत्मा के कितने गुण बताए? नाम बताइए। कि प्लेटो ने कहा था कि आत्मा के कुछ गुण होते हैं, तो कितने गुण होते हैं? प्लेटो ने आत्मा के 3 गुण बताए, है ना। कौन कौन से? विवेक, साहस और तृष्णा या सुधा। ये 3 गुण प्लेटो ने बताए कि हर व्यक्ति की आत्मा के अंदर होते हैं और इन आत्मा के आधार पर एक समाज का निर्माण होता है, यह भी प्लेटो ने बताया था। तो कितने वर्गों का निर्माण होगा समाज के अंदर? तो उसने कहा कि 3 वर्गों का समाज में निर्माण हुआ है। जैसे आत्मा का जो विवेक तत्व है वह शासक वर्ग की उत्पत्ति करता है और
जो साहस तत्व है उससे सैनिक तत्व की उत्पत्ति होती है ना, वर्ग की उत्पत्ति होती है, और तृष्णा या सुधा से उत्पादक वर्ग की। तो समाज के अंदर 3 वर्ग कौन से? शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। आत्मा के गुण कौन से? विवेक, साहस और तृष्णा या सुधा। राज्य का निर्माण ओक वृक्ष से नहीं बल्कि व्यक्तियों के चरित्र से होता है। यह कथन किसका है? बताइए। प्लेटो का। वेरी गुड। रिपब्लिक राजनीतिक शास्त्र का ग्रंथ नहीं है, किंतु शिक्षा पर कभी भी लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। यह कथन किसका है? किसने कही थी ये बात? ये बात कही थी रूसो ने, है ना। प्लेटो की किस कृति को राजनीतिक कल्पना लोक कहा जाता है? बताइए, कौन सी कृति है जिसको राजनीतिक कल्पना लोक कहा जाता है? कौन सी कृति है? रिपब्लिक, है ना। कि राज्य की प्लेटो की जो एक कृति है इसको राजनीतिक कल्पना लोक के नाम से भी जाना जाता है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की क्या परिभाषा है? प्लेटो ने क्या न्याय सिद्धांत की परिभाषा क्या दी थी? बताइए। कि हर व्यक्ति को अपना हक दिलाना न्याय है, हर व्यक्ति को उसका प्राप्य मिलना न्याय है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं गिवन टू एवरीवन हिज ड्यू। गिवन टू एवरीवन हिज ड्यू प्लेटो के अनुसार ये न्याय की परिभाषा है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की मुख्य विशेषता क्या है? बताइए। कार्य विशिष्टता का सिद्धांत, कि हर व्यक्ति को अपना अपना कार्य करना चाहिए, है ना। प्रत्येक वर्ग चाहे कोई भी हो उसको अपनी आत्मा के गुण के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, है, तभी व्यक्ति को न्याय मिल सकता है। तो कार्य विशिष्टता का सिद्धांत जो है प्लेटो के न्याय सिद्धांत की मुख्य विशेषता है। प्लेटो ने व्यक्ति को प्राथमिकता दी या राज्य को? बताइए आप। प्लेटो किसको प्राथमिकता देते हैं? तो प्लेटो राज्य को प्राथमिकता देते हैं, तभी तो वो आदर्श राज्य का निर्माण करते हैं। प्लेटो ने किस प्रणाली को शासन का भ्रष्ट रूप माना? बताइए। लोकतंत्र शासन प्रणाली को प्लेटो शासन का भ्रष्ट रूप मानते हैं। और प्लेटो के अनुसार सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली कौन सी है? प्लेटो के अनुसार सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है राजतंत्र वाली शासन प्रणाली, है ना। लोकतंत्र को तो भ्रष्ट मानते हैं और राजतंत्र को वो सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। शासन एक कला है, किसका कथन है? यह भी प्लेटो का ही कथन है। प्लेटो के अनुसार न्याय के कितने पहलू बताए उन्होंने, है ना। कि वो कहता है ना प्रत्येक व्यक्ति को अपना हक दिलाना ही न्याय है, तो उसने न्याय के कितने पहलू बताए? उन्होंने न्याय के 2 पहलू बताए हैं। पहला, प्लेटो के अनुसार न्याय के 2 पहलू कौन से हैं? एक व्यक्तिक स्तर पर न्याय और दूसरा सामाजिक स्तर पर न्याय, है ना। व्यक्तिक स्तर पर न्याय क्या है? कि आत्मा के तीनों गुणों में सामंजस्य जो स्थापित करना ही क्या है? व्यक्तिगत स्तर पे, क्योंकि आत्मा के तीनों गुण व्यक्ति के अंदर होते हैं। कौन कौन से गुण? साहस, वासना व विवेक द्वारा निर्देशित होते हैं ना आत्मा के गुण। तो इन तीनों में सामंजस्य स्थापित करना एक तरह से व्यक्तिगत स्तर पर न्याय है। सामाजिक स्तर पर न्याय क्या है? तो सामाजिक स्तर पर क्या है कि समाज में 3 वर्ग होते हैं। कौन कौन से बताए थे? शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। इन तीनों वर्गों द्वारा अपने अपने कर्तव्यों का निष्पादन करना और दूसरों के कार्य के अंदर हस्तक्षेप ना करना, हस्तक्षेप भी ना करें दूसरों के कार्यों में, यह उन्होंने बताया कि ये सामाजिक स्तर पर न्याय है। अब हम देखते हैं जैसे आधुनिक न्याय और प्लेटो के न्याय में क्या अंतर है। तो प्लेटो का जो न्याय है वह कर्तव्य पर आधारित है, जबकि आधुनिक न्याय जो है वह संकल्पना अधिकारों पर आधारित न्याय है। जो अधिकार की जो संकल्पना है उस पर यह आधारित न्याय है। प्लेटो के न्याय का उद्देश्य समाज के तीनों वर्गों में सामंजस्य स्थापित करना है, जबकि जो आधुनिक न्याय है उसमें व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जाती है। ये अधिकारों की बात ही कही है उन्होंने, है ना। प्लेटो के न्याय नैतिकता का परिचायक है एक तरह से, जबकि जो आधुनिक न्याय है वो कानून का परिचायक है। हमने इसके अंदर एक ही अंतर लिखा है, लेकिन हम इस चीज़ को ऐसे भी बता सकते हैं कि प्लेटो का न्याय नैतिकता से परिचालित है, जबकि आधुनिक न्याय विधि द्वारा परिचालित है। प्लेटो के विचार में स्वतंत्रता, समानता या अधिकार की कोई भी संकल्पना नहीं है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं जब प्लेटो ने न्याय सिद्धांत दिया था, तो प्लेटो ने जब न्याय सिद्धांत दिया तो उसने कौन से सिद्धांतों का खंडन किया था? तत्कालीन कौन कौन से सिद्धांत उस समय थे? देखिए, एक तो था सोफिस्टों के सिद्धांत का खंडन किया, है ना। प्लेटो अपनी रिपब्लिक में लिखते हैं वो संवाद शैली के अंदर ही कि प्लेटो ने व्यक्तिवादी, अणुवादी एवं भौतिकवादी न्याय की मान्यता का पूर्णतः खंडन किया है। और सोफिस्ट विचारक मूलतः कैसे थे? भौतिकवादी और उपयोगितावादी थे। जैसे सोफिस्ट विचारक क्या कहते थे, हम उनका सिद्धांत है ना कि सत्य बोलना व ऋण चुकाना ही न्याय है। लेकिन प्लेटो ने इस मान्यता का खंडन किया। प्लेटो के अनुसार सत्य का पूर्ण ज्ञान परंपराओं व प्रथाओं से प्राप्त नहीं होता है, लेकिन प्रत्येक परिस्थिति में सत्य बोलना न्यायपूर्ण नहीं हो सकता। जबकि सोफिस्ट क्या कहते हैं? सत्य बोलना और ऋण चुकाना ही न्याय। फिर पॉलीमार्कस का सिद्धांत था कि शत्रु के साथ शत्रुता, मित्र के साथ मित्रता ही न्याय है।
तो प्लेटो के अनुसार न्याय की संकल्पना व्यक्तिवादी चिंतन पर आधारित है, जिसमें व्यक्ति अपने स्वार्थ के आधार पर कार्य करते हैं, और प्लेटो के अनुसार स्वार्थ के आधार पर कार्य करना कभी भी न्याय नहीं है, जबकि अपने नैतिक दायित्वों का पालन करना ही न्याय है। तो पॉलीमार्कस का सिद्धांत कि शत्रु के साथ शत्रुता और मित्र के साथ मित्रता, ये भी उन्होंने इसका भी खंडन किया। उसके बाद तीसरा थे थ्रैसिमेकस। उन्होंने इसकी आमूलवादी धारणा प्रस्तुत करते हुए कहा कि शक्तिशाली व्यक्ति का ही हित ही न्याय है, जो शक्तिशाली है उसका ही हित न्याय होता है। अतः शासकों का स्वार्थ एवं भलाई न्याय होगी, क्योंकि शक्तिशाली कौन होते हैं? शासक होते हैं। जबकि प्लेटो के अनुसार समूचे समाज की भलाई करना न्याय है, किसी व्यक्ति विशेष व वर्ग मात्र की भलाई करना न्याय नहीं हो सकता। तो प्लेटो के अनुसार शक्तिशाली व्यक्ति के बजाय न्यायपूर्ण व्यक्ति का महत्व ज़्यादा है, तथा एक अन्यायी व्यक्ति के बजाय एक प्रसन्न व्यक्ति का महत्व ज़्यादा है। फिर उसने उस समय के ग्लूकोन के सिद्धांत का भी खंडन किया। क्या सिद्धांत था ग्लूकोन का? ये हमने वैसे पहले वीडियो पे देखा है सारी चीज़ें, लेकिन मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ आपको कि न्याय मनुष्यों के परस्पर समझौते का परिणाम है। उसके अनुसार न्याय अशक्त व्यक्तियों की आवश्यकता है। ग्लूकोन की मान्यता हॉब्स के समान प्रतीत होती है। प्लेटो ने इस मान्यता का भी खंडन किया और कहा कि न्याय बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होता है, ये कृत्रिम रूप से निर्मित नहीं हो सकता, जबकि ये मानव आत्मा की शर्त है, जिसका निर्माण किसके द्वारा होता है? शिक्षा द्वारा ही संभव है। तो इन सिद्धांतों का खंडन करते हुए प्लेटो ने अपने आगे जो सिद्धांत हैं उनको दिया था। द रिपब्लिक मानव जीवन के संपूर्ण दर्शन के विवेचन का प्रयास है। यह केवल शिक्षा, मनोविज्ञान या दर्शन पर रचना नहीं है। ये किसने कहा? ये कहा है बार्कर ने। ठीक है ना। प्लेटो की अध्ययन पद्धति कौन सी थी? कौन सी अध्ययन पद्धति से प्लेटो ने अपना काम किया था? है ना, दार्शनिक और निगमनात्मक अध्ययन पद्धति का वो सहारा लेता है। व्यवस्थित राजनीतिक सिद्धांतकार किसको कहा जाता है? तो व्यवस्थित राजनीतिक सिद्धांतकार कहा जाता है प्लेटो को। तो हमने इस भाग के अंदर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। हम अगली बार करेंगे, अगले पार्ट के अंदर इसकी शेष क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।